नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन अपनू उत्तराखंड का, तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार के सख्त रुख के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 30 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वंदे मातरम हर भारतीय के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गौरव से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो तो चूँकि वो ऐसा गीत है जिसको हमें गर्व से गाना चाहिए और भारत सरकार ने उसमें नियम बना दिए हैं, तो उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी सियासी ताकत बढ़ाने का दावा किया है। श्रीनगर की निर्दलीय मेयर आरती भंडारी ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ नगर निगम के 10 पार्षद भी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनमें 8 निर्दलीय और 2 कांग्रेस के पार्षद शामिल हैं। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि नए कार्यकर्ताओं के जुड़ने से संगठन और ज्यादा मजबूत होगा और बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य हासिल करेगी। आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है। सर्वसम्मति के साथ उनकी सदस्यता हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उनके जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। आज वो पुनः परिवार में शामिल हुए, हमने उनका स्वागत किया। पतिदेव लखपत भंडारी जी, 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि कई कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन कर रहे हैं। कल पौड़ी लोकसभा की बैठक हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे माननीय सांसद जी भी थे, हम सब लोग थे। और कल से तय हुआ है कि जो जो लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से जुड़ना चाहते हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना है। और लखपत जी तो हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और जब वो चुनाव लड़ रहे थे और तब से लेके अब तक हम लोग मिलके वहाँ पे काम करते हैं। मैं 10 नगर निगम भाजपा के थे और एक जो निर्दलीय मैंने जीता था वो कहीं ना कहीं भाजपा का ही था, क्योंकि मैं पहले से ही भाजपा की सदस्य रही हूँ और ये मेरे परिवार में मेरी पुनः वापसी है और मैं आज अपने 10 पार्षदों के साथ इस परिवार में शामिल हुई हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है और ये विचारधारा की बात है, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा से भाजपा में रही और मेरे हस्बैंड की भी। मेरे पति श्री लखपत सिंह भंडारी हमेशा सनातन की लड़ाई लड़ते हैं और सनातन का जो सच्चा सेवक है वो सिर्फ भाजपा है। और आज हम सब एकजुट होकर 2027 की तैयारी कर रहे हैं और माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर धन सिंह रावत जी के साथ उनकी टीम में मैं शामिल होकर भरपूर, ताकि भाजपा को एकजुट
उत्तराखंड के दिनेशपुर में मतदाता सूची और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर बंगाली समुदाय और मतदाता सूची को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी जिला मंत्री विश्वजीत मंडल और मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने कहा कि किसी भी वैध नागरिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि एसआईआर के दौरान आई आपत्तियों का नियमों के मुताबिक समाधान किया जा रहा है, जबकि फर्जी और दोहरी वोटिंग के मामलों की जांच जारी है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रखना है। प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस का षड्यंत्र, आम जनमानस जो यहाँ साधारण जीवन जी रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र में कोई लेना देना नहीं होता है, सीधे सरल स्वभाव के लोग हमारे बंगाली समाज के लोग हैं। प्रत्येक वर्ष चुनाव के समय ही इनका जिन्न बाहर निकलता है और उस जिन्न का सीधा सीधा काम होता है कि बंगालियों को यहाँ से खदेड़ा जाएगा। उसी के तहत ये काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो भी हिंदू बाहर से इस देश में शरण लेना चाहेगा उसका स्वागत है, जो प्रताड़ित हुआ है उसका स्वागत है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जो चंकित हुड़िया का जो ये प्रकरण चल रहा है, चंकित हुड़िया जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे माध्यम से किसी भी बंगाली भाई का के ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं लगाई। चंकित हुड़िया ने 990 उत्तर प्रदेश रामपुर जिले के रहने वाले 990 लोगों पर आपत्ति लगाई, जिनका वोट रामपुर में भी है और अपने गदरपुर विधानसभा में भी है। इसकी पुष्टि हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो मैडम एसडीएम तहसीलदार इसका संज्ञान। आज प्रेस बुलाने का मुख्य कारण है कि कुछ कांग्रेसी यहाँ पे भ्रम फैला रहे हैं कि हमारे बंगालियों का जो वोट काटा जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि ये भ्रम फैला रहे हैं कि किसी भी हमारे बंगाली का वोट काटा नहीं जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं वो अपना प्रूफ दे दें, और एसआईआर में नोटिस आया होगा वो अलग बात है। नोटिस आया होगा तो नोटिस का जवाब दे दें और किसी का वोट काटा नहीं जाएगा। ये झूठी भ्रम फैला रहे हैं। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में लोकसभा सीटवार बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान तीसरे चरण में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक प्रदीप बत्रा समेत सभी विधायक और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों और चुनावी रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार और संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि 2022 में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में भाजपा अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। हालांकि पार्टी अब 2027 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लक्ष्य के साथ रणनीति तैयार कर रही है। बता दें कि बैठक में बूथ स्तर से लेकर संगठन को मजबूत करने और अधिक विधानसभा सीटें जीतने की दिशा में काम करने पर जोर दिया गया। में हम देख रहे हैं कि ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत है, तो किस तरह से? देखो भाई, मेहनत तो सब जगह करनी पड़ती है, और जहाँ मेहनत में कमी होती है तो कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और इससे मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे। और जहाँ तक हरिद्वार की बात है, ठीक है, पिछला विधानसभा चुनाव हरिद्वार में हम लोग जिस स्थिति में होना चाहिए था उस स्थिति में नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से इस बार सुधार होगा और पहले से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। चंपावत जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि चंपावत को आदर्श जिला बनाने के संकल्प के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। जिले में पहली बार शुरू हुई इस सुविधा से मरीजों को आपात स्थिति में रक्त के जरूरी घटक समय पर मिल सकेंगे और अन्य जिलों पर निर्भरता कम होगी। इसी के साथ ही सीएम ने बताया कि जिला अस्पताल में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का
क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार किया गया है। इसके अलावा सीटी स्कैन, MRI और डायलिसिस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार आधुनिक और जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल उद्घाटन जो है वो किया है हॉस्पिटल का। और अब चंपावत हॉस्पिटल में जो है, जो आपात स्थिति में मरीजों को रक्त के घटक आसानी से मिल पाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अन्य जिलों पर उनको निर्भर रहना पड़ता था। अगर आपात स्थिति में किसी मरीज को रक्त के घटक की जरूरत होती थी, तो यानी कि ब्लड की जरूरत होती थी, तो उन्हें अन्य जिलों के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब इस उद्घाटन के बाद से उन्हें अन्य जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जो है सुबोध उनियाल, उन्होंने भी कहा कि प्रशासन जो है चंपावत में वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर 14वीं संयुक्त कार्य समूह यानी JWG की 2 दिवसीय बैठक आज से देहरादून में शुरू हो गई है। 20 और 21 अगस्त तक चलने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के अधिकारी सीमा सुरक्षा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। इस बैठक में सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की और प्रभावी की जाने, दोनों देशों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बता दें कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसिमी बसु कर रही हैं, जबकि नेपाली प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई नेपाल के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में सीमा से जुड़े विभिन्न विषयों पर ठोस चर्चा होगी। बता दें कि दोनों देशों के बीच नियमित संवाद और बेहतर तालमेल की दिशा में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पार्टी से ज्यादा तैयारी जनता की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है और सरकार के खिलाफ नाराजगी का माहौल बना हुआ है। गोदियाल ने बेरोजगारी, रोजगार और पेपर लीक को प्रमुख चुनावी मुद्दा बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड, अग्निवीर योजना समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक आने वाले दिनों में पार्टी की चुनावी रणनीति और कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस अब इन मुद्दों के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने में जुट गई है। मैं ये कहते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि चुनाव को लेकर हमारी तैयारी तो है ही, लेकिन हमसे बड़ी तैयारी जनता की है। जनता चुनाव को लेकर तैयार बैठी हुई है और बस मौके का इंतजार कर रही है। एक एक दिन गिन रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही, भ्रष्टाचारी और अत्याचारी, व्यभिचारी सरकार के खिलाफ एक एक दिन कैसे गुजरे, लोग इंतजार में बैठे हैं। इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, नौकरियों को बेचने का कारोबार सबसे बड़ा मुद्दा है, पेपर बेचने का कारोबार मुद्दा है, अंकिता भंडारी हत्याकांड के रूप में जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं को सेफ पैसेज बचने का दिया गया, ये बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर भर्ती योजना मुद्दा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण में कथित वीआईपी को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। श्रीनगर गढ़वाल पहुंची राज्य मंत्री अनुराधा वालिया ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस प्रकरण में कोई वीआईपी नहीं था। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां पूरी निष्पक्षता से अपना काम कर रही हैं और तथ्यों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। बता दें कि उर्मिला सनावर के बयानों और बीजेपी नेताओं पर लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। राज्य मंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ सकती है।
ऋषिकेश में महिला के पर्स से लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी फल विक्रेता राजकुमार के पास से करीब 16,50,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण और 64,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक महिला अपनी बेटी की शादी के लिए गहने और नकदी लेकर जा रही थी। भरत विहार गेट के पास केले खरीदने के दौरान आरोपी ने बातचीत में उलझाकर महिला का पर्स चोरी कर लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए योगनगरी रेलवे स्टेशन के पास आरोपी को बिहार भागने से पहले गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने युवाओं और महिलाओं को साधने की रणनीति तेज कर दी है। इस दौरान कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में युवाओं और महिलाओं को संगठन और टिकट वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पार्टी लंबे समय से इन वर्गों की भागीदारी बढ़ाने की पक्षधर रही है। वहीं बीजेपी ने सरकार की ओर से बनाए गए युवा आयोग को बड़ा कदम बताया है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि युवा आयोग रोजगार विकास और युवाओं की समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाएगा। चुनावी माहौल में दोनों दल युवा बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। भाई दोनों पार्टियां क्या करने वाली है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं दोनों पार्टियों का हेड तो नहीं हूँ। अपनी पार्टी हाँ, मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास करती है। माननीय राहुल जी का फोकस हमेशा रहता है कि महिलाओं को और युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी आपको ये भी पता होगा कि महिला आरक्षण का शुरुआत ही, इस शब्द की शुरुआत ही कांग्रेस ने की। उसके बाद जब महिला आरक्षण हुआ, बिल बना, कांग्रेस का पूरा समर्थन था। युवाओं के लिए भी कांग्रेस यही भावना रखती है। और जहां जहां राजनीति में सब दल एक बात लेकर चलते हैं कि जीतने की संभावना भी मजबूत होनी चाहिए। तो निश्चित रूप में जहां पर जीतने की संभावना अगर 19 भी हुई तो हम वहां पर युवाओं को और महिलाओं को स्थान देंगे, ताकि हमारे एफर्ट से और बाकी नेताओं के एफर्ट से वो 19 का 21 हो सके। कई मायनों में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्णय आज पूरे देश में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। और उसी कड़ी में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है जो युवा आयोग बनने जा रहा है। तो और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के युवा आयोग के बाद पूरे भारतवर्ष में सभी राज्य इसका अनुसरण करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2046 के विकसित भारत के मिशन में युवाओं की भूमिका और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर युवा आयोग बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है और पूरे देश के युवाओं। निषाद पार्टी ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी संयोजक प्रवीण निषाद ने बुधवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्रावण मास के अनुष्ठान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रही है। आरक्षण के मुद्दे पर प्रवीण निषाद ने कहा कि पार्टी अपनी मांग सरकार के सामने रख चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वहीं एक देश एक चुनाव के समर्थन में उन्होंने कहा कि इससे बार बार होने वाले चुनावी खर्च में कमी आएगी और देश के बजट का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। जीत नहीं, हम लोग को जीत चाहिए। हम लोग जीत के साथ हैं। 2022 में हम एनडीए के साथ आए थे, कोई सीट नहीं मांगे। माननीय अमित शाह जी और नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, दोनों लोगों ने बुलाया, माननीय अध्यक्ष जी को भी हमें भी, और आराम से जो भी वार्तालाप हुई और जो भी हमारे निषाद समाज के लोग लड़ना चाहते थे उनको लड़ाने का हम लोगों ने काम किया, अन्य समाज को भी लड़ाने का काम किया और 15 सीटों में से हम लोगों ने 11 सीट जीतकर एनडीए सरकार को देने का काम किया। तो जीत के लिए हम लोग काम करेंगे। एनडीए जो भी सीटें देंगे उसके लिए निश्चित तौर पर यहाँ पर उत्तराखंड में हमारी टीम अभी
घोषित होने वाली है, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाया है और राष्ट्रीय अधिवेशन भी हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने पहले किया था। सूची बन रही है उत्तराखंड में और छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, इससे क्या होता है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है। ये जो देश का बजट है, अकारण इधर उधर पैसा व्यय होता था, हर वर्ष हर 2 साल बाद कहीं न कहीं चुनाव आ जाता है। इससे हमारे देश को भी, हमारी जनता को भी, हमारे युवाओं को भी, और 100 करोड़ आबादी वाला ये भारत देश है, इससे राहत मिलेगी कि सारे कर्मचारी, सारे लोग चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। जो असली काम है वो नहीं हो पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की पहल हो चुकी है और जल्द ही हमारी एनडीए की सरकार उसको लागू कर आने वाले समय में। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान चुनावी रणनीति को लेकर दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड अब चुनावी राज्य है और अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बैठक में चुनावी रोड मैप, रणनीति, प्रमुख मुद्दों, चुनावी समीकरण और संभावित प्रत्याशियों के चयन को लेकर विस्तार से मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया और इसमें सामने आ रही कथित अनियमितताओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस का फोकस अब चुनावी तैयारियों को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर है। इन बैठकों के जरिए कांग्रेस चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने और संगठन को चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार करने में जुटी हुई है। देखिए, हम इलेक्शन गोइंग स्टेट हैं और 6 महीने के अंदर हमारे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है। कई बातों पर मंथन होगा। आला कमान और हमारे दिल्ली नेतृत्व के साथ प्रादेशिक नेतृत्व की कई दौर की बैठकें होंगी। हमारा रोड मैप क्या रहेगा, हमारा चुनावी समीकरण क्या रहेंगे, हमारे रणनीति क्या रहेगी, हमारे मुद्दे क्या रहेंगे जिनको लेकर हम चुनाव में जाएंगे, हमारे कैंडिडेट कौन रहेंगे, उनके चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्राइटेरिया क्या रहेगा। इन सारे मामलों पर और अनगिनत ऐसे मामलों पर एसआईआर की जो प्रक्रिया यहाँ चल रही है प्रदेश के अंदर, उसको लेकर भी उहापोह की स्थिति है, उसमें भी काफ़ी गड़बड़झाला देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर मीटिंग फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपड़ू उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल। नमस्कार।